प्यारे बच्चों, आज आपके पहले चैप्टर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है वह हम आपको समझा रही हूँ। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि रासायनिक अभिक्रियाएं जो क्या होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया में मैंने आपको बताया था कि जब दो पदार्थ आपस में मिलते हैं और एक नया पदार्थ बनाते हैं जिसके गुण बदल जाते हैं तो हम कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। इसकी पहचान होती है कि या तो पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हुआ हो, या रंग में परिवर्तन हुआ हो, या गुण में परिवर्तन हुआ हो, या तापमान में परिवर्तन हुआ हो। ठीक है, तो हम कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जैसे लोहे में अगर जंग लगता है तो लोहे की वस्तु में जंग लग जाता है तो वहाँ पर क्योंकि लोहा ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है और जंग का निर्माण होता है तो एक नया पदार्थ बना है, इसलिए वहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हुई है। इसी प्रकार से दूध जब जमता है और दही बनता है तो वहाँ पर क्या होता है, अवस्था में परिवर्तन होता है, इसलिए रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो यह बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस पे बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। इसको आपको ध्यान से सुनना है। उसके अलावा इस वीडियो को आपको सेव रखना है हमेशा के लिए, क्योंकि आप इस टॉपिक को बाद में भी बार बार समझने की आपको आवश्यकता होगी, तो आप कभी भी अपना वीडियो खोल के समझ सकते हो। ठीक है, तो पहला हमारी जो रासायनिक अभिक्रिया होती हैं, विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं में जो पहले प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है वह है संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया को हम कॉम्बिनेशन अभिक्रिया भी कहते हैं। संयोजन मतलब जैसे कि आप नाम से ही संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। ठीक है, तो संयोजन मतलब जुड़ना, तो नाम से ही जैसे स्पष्ट होता है, जिस रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारकों से एक एकल उत्पाद का निर्माण होता है उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, और जब अभिक्रिया के पश्चात जो पदार्थ बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। ठीक है, तो जिस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, इसका मतलब है कि अभिकारक दो होंगे और अभिक्रिया के पश्चात एक पदार्थ बनेगा, तो यानी कि दो पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बनेगा। मिलकर मतलब संयोजन। ठीक है, ध्यान से इसको समझिए। संयोजन मतलब मिलना, यानी दो पदार्थ मिलकर के जब एक पदार्थ बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं, तो ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने अभिकारक हैं, भाग लेने वाले, और बनने वाला उत्पाद है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि दो पदार्थ मिलकर के एक नया पदार्थ बना रहे हैं, एकल उत्पाद बना रहे हैं। अब इसका एग्जाम्पल है जैसे CaO कैल्शियम ऑक्साइड, इसका व्यवहारिक नाम चूना है। H2O यानी कि जल, आप सब परिचित हैं। ये दोनों जब मिलते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, जिसको हम व्यवहारिक रूप में बुझा हुआ चूना कहते हैं। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। तो बेटा आपने इसमें देखा कि इसमें क्या हुआ है, कैल्शियम ऑक्साइड जो है जल के साथ अभिक्रिया कर रहा है, यानी यहाँ पर दो पदार्थ हैं, एक तो कैल्शियम ऑक्साइड यानी चूना और एक है जल। इन दोनों के मिलने से एक तीसरा पदार्थ बना है और एक ही पदार्थ बना है, यानी दो अभिकारक एकल उत्पाद, दो अभिकारक एकल उत्पाद। इस प्रकार की अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, एक बार और सुनिए। जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यह पहले प्रकार की अभिक्रिया हो गई। दूसरे प्रकार की अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया, इसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कहते हैं। वियोजन का शाब्दिक अर्थ ही है टूटना। वियोजन मतलब टूटना, जैसे संयोजन मतलब जुड़ना मिलना, वैसे वियोजन मतलब टूटना। तो वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के बिल्कुल विपरीत होती है, उल्टी, यानी कि इसमें आपकी परिभाषा बिल्कुल बदल जाएगी। इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक वियोजित या विघटित होकर दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है। तो संयोजन अभिक्रिया के बिल्कुल विपरीत, इसमें अभिकारक एक होता है और उत्पाद दो या दो से अधिक होते हैं। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में एकल अभिकारक वियोजित होकर या विघटित होकर या टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन का अर्थ ही टूटना है। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट उदाहरण है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। जब इसको हम अत्यधिक ताप पे गर्म करते हैं तो यह दो पदार्थों में टूट जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड में
और कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम ऊष्मा देते हैं, क्योंकि टूटेगा तभी पदार्थ है जब हम उसको ऊष्मा देंगे, तो ऊष्मा या ताप देने पर कैल्शियम कार्बोनेट टूट करके दो पदार्थ बनाते हैं। आप देखिए, ऊपर अभिकारक दो थे, उत्पाद एक था, यहाँ पर अभिकारक एक है और उत्पाद दो हैं। तो यह वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के बिल्कुल विपरीत अभिक्रिया होती है। इसमें एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं। ठीक है, तो ये आपकी दूसरे प्रकार की अभिक्रिया होगी। अब तीसरे प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, देखो, इस अभिक्रिया, विस्थापन का अर्थ ही है जगह छोड़ना, विस्थापन होना मतलब जगह छोड़ना। इस अभिक्रिया में अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ कम अभिक्रियाशील पदार्थ को उसके यौगिक से अलग कर देता है। ठीक है, ये बात बहुत ध्यान से देखना कि कौन सा पदार्थ है, अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ कम अभिक्रियाशील पदार्थ को उसके यौगिक से अलग कर देता है। एग्जाम्पल से आप समझोगे, ये है आयरन और ये है कॉपर सल्फेट। आयरन और कॉपर सल्फेट की जब हम रिएक्शन कराते हैं तो आयरन जो है कॉपर को उसके यौगिक से विलयन से अलग कर देता है। देखो, कॉपर अलग हो गया और आयरन ने सल्फेट के साथ आयरन सल्फेट बना दिया। तो इसका मतलब है कि इस अभिक्रिया में जो आयरन है वो कॉपर से ज़्यादा ताकतवर है, अधिक अभिक्रियाशील है। तो वो क्या करेगा, कॉपर जो कि उससे कमज़ोर है, कम अभिक्रियाशील है, उसको उसके सल्फेट से तोड़ देगा और अपना खुद उसकी जगह ले लेगा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे ये दो बच्चों की दोस्ती है और एक तीसरा ताकतवर बच्चा और आ गया, उसने उसकी दोस्ती को तोड़ दिया, इसको कॉपर को सल्फेट से अलग कर दिया, कॉपर अलग हो गया और आयरन ने सल्फेट से दोस्ती कर ली, आयरन सल्फेट बन गया। तो इस प्रकार की अभिक्रिया में जिसमें एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व यानी अधिक ताकतवर तत्व दूसरे कमजोर तत्व को यानी कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके विलयन से अलग कर देता है, उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर विस्थापन किसका हुआ है, कॉपर का, कॉपर को हटा दिया गया है और आयरन सल्फेट के साथ जुड़ गया, तो आयरन सल्फेट बन गया। अब इस अभिक्रिया में लोहा यानी आयरन कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ है, जिससे यह कॉपर को उसके यौगिक कॉपर सल्फेट से अलग कर देता है। समझिए बेटा, कॉपर कमज़ोर है, आयरन ज़्यादा अभिक्रियाशील है, इसलिए आयरन ने कॉपर को हटा दिया और खुद आयरन सल्फेट बन गया और कॉपर अलग हो गया। कॉपर को अलग करना मतलब विस्थापन करना, इस प्रकार की अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। चौथे प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है द्विविस्थापन अभिक्रिया। नाम से ही है द्विविस्थापन, यानी कि इस अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। इसमें क्या होता है, द्विविस्थापन मतलब कि दोनों ही पदार्थों के आयन अपनी अपनी जगह बदलते हैं। ठीक है, जैसे दो पदार्थ हैं, ए बी टाइप का एक पदार्थ है और सी डी, ये एग्जाम्पल है। और अब क्या हुआ, देखो, ए जो है वो डी के संग मिल गया, क्या बना दिया, ए डी, और बी जो है वो सी के संग मिल गया, क्या बना दिया, सी बी। तो जब दो पदार्थों के आयन अपनी अपनी जगह दोनों बदलते हैं तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें ये ए के संग डी ने अपनी जगह बदली, वो ए के संग आ गया, और बी ने अपनी जगह बदली, वो सी के संग आ गया। तो दो लोगों ने अपना जगह बदली है, तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए, ये टॉपिक आपके आगे की क्लासों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जब आप अगली क्लासों में पढ़ोगे तब भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। द्विविस्थापन मतलब यहाँ पर अभिकारक जो होते हैं, ये अभिकारक है, एक प्रकार का अभिकारक है ए बी, ठीक है, ए बी हो गया, और एक अभिकारक है सी डी। ए बी और सी डी दो अभिकारक हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, और इन अभिकारकों में ए बी वाले अभिकारक में ए और बी टाइप के आयन है, और सी डी वाले अभिकारक में सी और डी टाइप के अभिकारक हैं। तो ए बी के बी ने अपनी जगह छोड़ के सी के पास गया और सी डी का डी अपनी जगह छोड़ के ए के पास आया। तो इसका मतलब दो लोगों ने अपनी जगह बदली है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसका एक एग्जाम्पल भी है हमारे पास, सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है, तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनता है। ठीक है,
सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है, तो बेरियम सल्फेट सोडियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है। ठीक है, तो हमारे पास जो अभिक्रिया है उसको हम द्विविस्थापन अभिक्रिया का हमारे पास ये एग्जाम्पल है। इसकी पहचान क्या होगी कि दोनों अभिकारकों के जो आयन हैं वो अपना अपना स्थान बदलेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ देखो ये हमने अभिक्रिया अभी ली थी, इसमें आप देखिए एक आयन है सोडियम, एक है सल्फेट, एक बेरियम है, एक क्लोराइड है। अब आप देखिए जो सोडियम है वो क्लोरीन के संग जाएगा और क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड 2NaCl, और जो बेरियम है वो सल्फेट के संग जाएगा तो क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट। तो इस अभिक्रिया में देखिए दोनों तरह आदान प्रदान हुआ है। Na2SO4 से Na2 गया है Cl के साथ और BaCl2 से Ba जा गया है SO4 के साथ, तो इसलिए इस अभिक्रिया को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और जो Na2SO4 एक अभिकारक है उसमें दो आयन हैं, एक सोडियम और एक सल्फेट। वैसे ही बेरियम क्लोराइड एक अभिकारक है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है, उसमें दो प्रकार के आयन हैं, एक बेरियम एक क्लोरीन। तो इस दोनों अभिकारकों के आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, ये इसके पास जा रहा है, ये इसके पास जा रहा है, सोडियम क्लोरीन के पास जा रहा है, बेरियम सल्फेट के पास जा रहा है, तो क्या बन रहा है, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। तो ये पहचान है कि दोनों ने अपनी जगह बदली होगी तो वह द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अगली अभिक्रिया है उपचयन अभिक्रिया। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, उपचयन अभिक्रिया। इसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी होती है। अगर आप किसी रासायनिक अभिक्रिया में ये देखो कि एक पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही हो तो आप कहोगे कि वहाँ पर कौन सी अभिक्रिया हो रही है, उपचयन। पहचान क्या है, देखिए एग्जाम्पल, कार्बन और ऑक्सीजन अभिक्रिया कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। अब आप देखिए यहाँ पे कार्बन अकेला है और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो अब कार्बन के पास ऑक्सीजन जुड़ गई तो क्या हुआ, ऑक्सीजन की वृद्धि। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की क्या हो, वृद्धि हो, तो हम क्या कहेंगे, कौन सी अभिक्रिया हुई है, उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, ऐसे इसमें देखो जैसे कॉपर और ऑक्सीजन अभिक्रिया कर रहे हैं, कॉपर अभी तक अकेला था और उसके बाद उसमें ऑक्सीजन जुड़ गई और कॉपर ऑक्साइड बन गया, तो यह भी उपचयन अभिक्रिया है। ठीक है, तो एग्जाम में कई बार आता है कि आप बताइए उपचयन हुआ किसका है। जैसे एक आपको अभिक्रिया दे देंगे और कहेंगे किसका उपचयन हुआ है, तो बेटा आप क्या कहोगे, किस पे ऑक्सीजन जुड़ी है, कार्बन पे। कार्बन पहले क्या था, अकेला था, बाद में कार्बन में क्या जुड़ गई, ऑक्सीजन जुड़ गई, तो किसका उपचयन हुआ है, कार्बन का। तो कार्बन में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है इसलिए कार्बन का उपचयन हुआ है। इसी प्रकार से दूसरी रासायनिक अभिक्रिया है अपचयन अभिक्रिया, वेरी इंपॉर्टेंट। अपचयन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। यानी कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में आप देखोगे कि पहले तो पदार्थ के साथ ऑक्सीजन थी और बाद में हट गई। जैसे एक एग्जांपल है कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है तो कॉपर से ऑक्सीजन हट जाती है और हाइड्रोजन के पास चली जाती है ऑक्सीजन। तो इस रासायनिक अभिक्रिया में आप देखो, बहुत ध्यान से देखो, बहुत आसान है। जो कॉपर है उसके साथ पहले ऑक्सीजन थी और बाद में देखिए हट गई, तो ऑक्सीजन का क्या हुआ है, ह्रास, हानि। तो उपचयन अभिक्रिया के बिल्कुल विपरीत होती है ये अपचयन अभिक्रिया। उपचयन में तो आपने देखा था कि ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही थी, लेकिन अपचयन में ऑक्सीजन का ह्रास यानी हानि होती है। और किस में से ऑक्सीजन की हानि हुई है, कॉपर ऑक्साइड में, तो किसका उपचयन हुआ है, कॉपर ऑक्साइड का। ठीक है, अब है एक वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए 2 नंबर का आता है ये रेडॉक्स अभिक्रिया। जब किसी अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, यानी कि एक ही अभिक्रिया में एक पदार्थ से ऑक्सीजन जुड़ रही हो और दूसरे पदार्थ से ऑक्सीजन हट रही हो, तो वह अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। कई बार ऐसा होता है कि केवल उपचयन हो रहा होता है या केवल अपचयन हो रहा होता है, लेकिन किसी किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपचयन भी हो रहा होता है और अपचयन भी हो रहा होता है। जैसे अभी हमने देखा कि इस रासायनिक अभिक्रिया में केवल उपचयन हो रहा है, कार्बन था ऑक्सीजन के साथ जुड़ के कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ जा रही है, तो यहाँ पर केवल उपचयन हो रहा है। लेकिन कोई कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें उपचयन भी होता है और अपचयन भी होता है। जैसे ये रासायनिक अभिक्रिया जो अभी हमने पहले भी बताई थी, कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करती है, तो आप देखिए कॉपर से ऑक्सीजन हट गई तो कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ, अपचयन। लेकिन जो हटी है ऑक्सीजन वो किसके पास जाके जुड़ गई, हाइड्रोजन के पास, तो इसलिए हाइड्रोजन का क्या हुआ, उपचयन।
तो इस रासायनिक अभिक्रिया में दोनों चीज़ें हो रही हैं, उपचयन भी हो रहा, अपचयन। अपचयन किसका हो रहा? कॉपर ऑक्साइड का, क्योंकि उससे ऑक्सीजन हट गई। और उपचयन किसका हो रहा? हाइड्रोजन का, क्योंकि उससे ऑक्सीजन जुड़ गई। तो एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आता है, आपको एक अभिक्रिया दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि उपचयन किसका हुआ है, उपचयन वाले पदार्थ का नाम बताइए। तो आप क्या कहोगे? कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, उपचयन इसका हो रहा है, सॉरी अपचयन, अपचयन। और उपचयन, उपचयन किसका हो रहा है? उपचयन हो रहा है हाइड्रोजन का। अब मैं यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ आपको, इसको आप ध्यान से सुनिए। अपचयन मतलब जिससे ऑक्सीजन हटी हो। इसमें देखिए पहले कॉपर ऑक्साइड के बाद ऑक्सीजन थी, फिर हट गई, तो क्या हुआ है? अपचयन। और उपचयन मतलब जिसमें पहले ऑक्सीजन नहीं थी लेकिन बाद में जुड़ गई, उसका उपचयन हुआ है। तो यहाँ पर अपचयन हुआ है कॉपर ऑक्साइड का, उपचयन हुआ है हाइड्रोजन का। तो ये एक और इम्पोर्टेंट बात मैं यहाँ पर बताने वाली हूँ कि जब एग्जाम में आएगा कि किस पदार्थ का उपचयन हुआ है और किस पदार्थ का अपचयन, तो याद रखिएगा आपके आंसर राइट हैंड साइड से नहीं होंगे। यहाँ से आपको आंसर देना ही नहीं है। अभिक्रिया के पश्चात जो पदार्थ बने हैं वहाँ से आपका आंसर नहीं होगा। देखो ये कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन दोनों लेफ्ट हैंड पे हैं, यही आपका उत्तर होगा यहाँ से। अगर आपने कॉपर लिख दिया या जल लिख दिया तो आपका आंसर गलत। तो बाद में जो पदार्थ बनता है उसमें उससे कोई हमें मतलब नहीं है, हमें इन दो पदार्थों में छांटना है बस। जो अभिक्रिया में भाग ले रहे होते हैं उन्हीं में से किसी एक का क्या होगा? अपचयन होगा, यानी जिससे ऑक्सीजन हट रही होगी, और एक का होगा उपचयन जिसमें ऑक्सीजन जुड़ रही होगी। कई बार बच्चे क्या कह देते हैं? H2O का उपचयन हुआ है कह देते हैं, गलत। या कॉपर का अपचयन हुआ कहते हैं, गलत। कॉपर का अपचयन नहीं हुआ है, कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हुआ है। तो अपचयन किसका हुआ है? कॉपर ऑक्साइड का। आंसर कहाँ से आएगा? लेफ्ट हैंड साइड से। उपचयन किसका हुआ है? हाइड्रोजन का। आंसर कहाँ से आएगा? लेफ्ट हैंड साइड से। यहीं से आंसर आना है बेटा, ये आपको बहुत ध्यान से सुनना है। जो बच्चा ये बात समझ गया उसको बहुत दो इम्पॉर्टेंट बात समझ में आ गई, समझ लो। आंसर इन दोनों में से एक होगा, इनमें से एक का उपचयन हो रहा होगा और एक का अपचयन हो रहा होगा, इधर से आंसर नहीं होना है। ठीक है, जैसे अब आपको कुछ और एग्जाम्पल भी देती हूँ। जैसे अभी मैंने आपको विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया बताई, तो अगर आपके एग्जाम में आ गया कि बताइए कैसी अभिक्रिया हो रही है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट टूट करके कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बनता है, तो आपका अभिक्रिया का प्रकार क्या होगा? वियोजन, क्योंकि एकल अभिकर्मक टूटकर दो पदार्थ बना रहा है। इसमें क्या हो रहा है? देखो आप, दो पदार्थ हैं जुड़कर एक पदार्थ बन रहा है, तो कैसी अभिक्रिया है? संयोजन। दो पदार्थ मिलकर एक बना रहे हैं, एक पदार्थ टूटकर दो बना रहा है, तो वियोजन। ठीक है, अब इसमें बताइए Pb जो है वो क्लोरीन के साथ जुड़ गया, कॉपर को अलग कर दिया, कौन सी अभिक्रिया हो रही? विस्थापन। इसमें देखिए आप ध्यान से, फेरस सल्फेट टूट करके फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, यानी कि एक अभिकारक टूट करके विभिन्न उत्पाद बना रहा है, तो कौन सी अभिक्रिया हुई? वियोजन अभिक्रिया। इसमें देखिए ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इस अभिक्रिया का प्रकार क्या है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। एग्जाम में इस तरीके से भी आएगा, आपसे कहा जाएगा, एक इक्वेशन दे देंगे, कहेंगे आप बताइए क्या कौन सी अभिक्रिया हो रही। तो अगर आपको परिभाषा सहित याद है तो तब आप बता पाओगे कि कौन सी अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, जब परिभाषा याद होगी तो आप इक्वेशन को देख के ही समझ जाओगे वियोजन हो रहा, संयोजन हो रहा, विस्थापन हो रहा कि द्विविस्थापन हो रहा। ठीक है, तो ये आपके समझ में क्लियरली आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी से समझ में आया तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे पूरा 10th, और सेव भी रखेंगे अपने पास, ताकि आप कभी बाद में भी समझ सको। हो सकता है इन दिनों आपके पास बहुत सारा काम हो और आप इसको बाद में समझना चाहें, तो कैसे समझोगे? जब आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करोगे तो आपके पास ये वीडियो हमेशा के लिए रहेगा। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है।